वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर 1 एडवांस कैलकुलस के यूनिट 1 के ऊपर में होने वाला है। यूनिट 1 आपका है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो सीक्वेंस को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा डोमेन, रेंज और फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इसको आगे अच्छे से समझ पाओगे। तो पहले आप 11th-12th की बुक से सेट, रिलेशन, फंक्शन, डोमेन, रेंज, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों से फेमिलियर रहोगे तो ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए डेफिनेशन देखते हैं सीक्वेंस का। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन एकदम छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस एक प्रकार का फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर हो। तो वो सारे फंक्शंस जिसके डोमेन अगर नेचुरल नंबर के तौर पे लिए जाए तब वो क्या कहलाएगा? हमारा सीक्वेंस। ओके, एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर मैं लेता हूं f ऑफ n इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा एक फंक्शन है, तो n की चॉइस कुछ भी हो सकती है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है ना। ये फंक्शन है मेरा और डोमेन कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं डोमेन के तौर पे सिर्फ नेचुरल नंबर को लेऊं, बाकी नंबर्स को ना लूं, तो ये क्या कहलाएगा? मेरा सीक्वेंस। तो सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डोमेन के तौर पे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर को लिया जाए। अब आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से रहते हैं। ये सब आपके नेचुरल नंबर हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन में डोमेन के को अगर नेचुरल नंबर पुट करूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं f ऑफ 1 पुट करूंगा, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 स्क्वायर मतलब 1। f ऑफ 2 ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर मतलब 4। f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स 9। f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और इस तरीके से आगे 5, 6, 7 सब बाकी सबकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीक्वेंस। अब इसे लिखा कैसे जाता है? सीक्वेंस को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, करली ब्रैकेट में रहेगा और n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रही है? इन्फिनाइट तक जाएगी, बहुत बड़े नंबर तक जाएगी। तो इसे अगर हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f4 अप टू सो ऑन। और बाकी सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने निकाला है f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 1। f ऑफ 2 की वैल्यू है 4। f ऑफ 3 मिला था आपको 9। f ऑफ 4 मिला था 16। आगे आपको 25 मिलेगा, फिर 36 मिलेगा, ऐसे आगे आपका सीक्वेंस चलता जाएगा। तो ये है आपका सीक्वेंस। ओके, तो सीक्वेंस को इस प्रकार से करली ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है। नीचे में आपका ये n को वेरी कराना रहता है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। और ये f ऑफ n की जगह आपको हो सकता है an दे दिया जाए। ठीक है, f ऑफ n दे सकता है, an दे सकता है, या फिर वही उसको sn भी बोल सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब नोटेशन है। जनरली सीक्वेंस को an से डिनोट किया जाता है, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट। ओके, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया सीक्वेंस का। बस आपको इतना याद रखना है कि डोमेन के तौर पे आपको सिर्फ नेचुरल नंबर को पुट करना है, फिर वो आपका हो जाएगा सीक्वेंस। चलिए यहाँ पर आपके पास एक और सीक्वेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। an आपको दिया हुआ है 1 व्हेन n इज ऑड और 0 व्हेन n इज इवन। मतलब अगर आप डोमेन पे कोई इवन नंबर रखोगे तो आपको वैल्यू 0 मिलेगा। अगर डोमेन में अगर आप कोई ऑड नंबर रखोगे तो वैल्यू आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसे अरेंज करते हैं। पहले इसे खोल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a1, a2, a3, a4, a5, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब देखिए n की जगह यहाँ पर क्या है? 1 है। और 1 कैसा नंबर होता है? ऑड। ऑड नंबर पे वैल्यू क्या मिल रहा है आपको? 1। ओके, a2 एक इवन नंबर है, इवन नंबर पे वैल्यू आपको मिल रहा है 0। a3 आपका एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर पे वैल्यू आपको मिलने वाला है 1। वैसे ही फिर 4 पे मिलेगा 0, 5 पे 1, 6 पे 0, 7 पे 1। इस तरीके से आपका सीक्वेंस चलता जाएगा। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस an। क्लियर है? इसी प्रकार से एक और सीक्वेंस बनाते हैं। देखिए n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट आपको दे दिया है 1 व्हेन n इज इक्वल टू 1 और प्राइम और 0 अदरवाइज।
मतलब सीक्वेंस की वैल्यू 1 आएगी अगर आप डोमेन पे 1 रखोगे या फिर कोई प्राइम नंबर रखोगे, और 0 आएगा अदरवाइज, मतलब इसके अलावा कोई भी नंबर आया तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसे पुट करते हैं, पहले इसे लिख लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 अप टू ऐसे A1। तो 1 पे क्या मिल रहा है आपको, 1 मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया 1 या फिर प्राइम नंबर, अगर डोमेन पे अगर 1 रखोगे या फिर कोई भी प्राइम नंबर तो वैल्यू आपको मिलेगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1। A2, 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर पे वैल्यू क्या मिल रहा है आपको 1। A3, 3 भी आपका एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर पे वैल्यू कितना मिल रहा है आपको 1। A4, देखिए 4 ना ही 1 है और ना ही प्राइम नंबर है, मतलब वो अदरवाइज में आ जाएगा, अदरवाइज आपकी वैल्यू क्या है 0। A5 प्राइम नंबर है तो 1 आ जाएगा। A6, 6 प्राइम नंबर नहीं है तो फिर 0 हो जाएगा। A7 प्राइम नंबर है तो 1। A8 मतलब फिर 0। इस तरीके से ये आपका सीक्वेंस चलता जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका सीक्वेंस का एग्जाम्पल। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस का मतलब क्या होता है इसे समझते हैं। तो रेंज के मतलब ये होता है कि जो आपके सीक्वेंस मिलते हैं ना, जैसे ये आपका सीक्वेंस मिला है ना, ये आपका AN है, तो इस सीक्वेंस में जो टर्म्स आते हैं वही आपका क्या कहलाता है, रेंज। क्लियर है, किसी भी सीक्वेंस में जो टर्म आते हैं वही आपके रेंज कहलाते हैं। अब रेंज जो होता है, रेंज एक सेट होता है और सेट में हम जानते हैं, देखिए सीक्वेंस पे रिपीटेशन अलाउ है, सीक्वेंस में देखिए 1 आया है फिर 0 1 0 इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं, लेकिन रेंज सेट जो होता है उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं इस सीक्वेंस का रेंज सेट लिखूं, अगर मैं इसका रेंज सेट लिखूं तो रेंज में मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर 1 आया है और 0 आया है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आने वाला है, तो रेंज सेट इस सीक्वेंस का क्या हो जाएगा 1 0। अब सेट में आप इसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो ये 0 1 भी लिख सकते हैं आप इसे, क्योंकि सेट में हम जानते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी मैटर नहीं करता है। ओके, तो ये रेंज सेट आपका आ गया 0 1। वैसे इसका अगर मैं रेंज सेट लिखूं तो यहाँ भी देखेंगे तो आपके पास 1 आएगा और 0 आएगा, इसके अलावा कोई भी पॉइंट्स नहीं आएंगे, तो इसका भी रेंज सेट आ गया आपका 1 और 0। ओके, अगर मैं पुराने क्वेश्चन की बात करूं, जो हमारा पुराना क्वेश्चन था, पुराना क्वेश्चन जो था इसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, AN = n²। तो अगर मैं इसके रेंज सेट की बात करूं तो इसके रेंज सेट में क्या आ रहा था 1 4 9 16 25 इस तरीके से ये चलते जा रहा था, है ना, तो ये इस सीक्वेंस का रेंज सेट है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो रेंज सेट जो है वो आपका फाइनाइट भी आ सकता है और इनफाइनाइट भी आ सकता है। इस केस में आपका फाइनाइट आ गया, इस केस में आपका इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, तो रेंज सेट अलग चीज होता है, सीक्वेंस अलग चीज होता है। सीक्वेंस में आप देखिए रिपीटेशन अलाउ है, लेकिन रेंज सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। जो चीज सीक्वेंस में होती है उसे ही उठा के सीधा हम रेंज में रख देते हैं। ओके, तो इसका भी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट दिया हुआ है डेफिनेशन बाउंडेड सीक्वेंस का। किसी भी सीक्वेंस को आप बाउंडेड कब बोलेंगे, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस इफ इट्स रेंज सेट इज बाउंडेड। मतलब अगर आपके रेंज सेट जो है वो अगर बाउंडेड आ जाए तो आप बोलेंगे कि आपका सीक्वेंस बाउंडेड है। अब देखिए बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नंबर, ठीक है, एक ऐसा नंबर के सच दैट कि सीक्वेंस के जितने भी टर्म हैं, जैसे कि बाउंडेड, रेंज बाउंडेड होना चाहिए, मतलब जो रेंज के टर्म हैं, मान लीजिए आपका रेंज आया है S, आपका रेंज है, रेंज सेट। तो रेंज सेट है तो रेंज में कुछ एलिमेंट्स होंगे, 2 4 8 10 15 कुछ भी एलिमेंट्स होंगे। तो वो सारा जो सेट है ना, उसके जो एलिमेंट्स है वो इस के से छोटे होने चाहिए या उससे बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा कोई हमें एक फाइनाइट नंबर मिलता है कि सारे एलिमेंट्स जो है रेंज के वो इस नंबर के से क्या हो जाए, छोटे हो जाए, तब हम क्या बोलते हैं कि वो जो सेट है वो आपका वो जो आपका रेंज सेट है वो बाउंडेड हो गया। और अगर रेंज सेट बाउंडेड हो गया मतलब आपका सीक्वेंस बाउंडेड हो गया। ओके, तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिखा था, 2 एग्जाम्पल अभी ध्यान देंगे, जस्ट पहले मैंने यहाँ पर लिखे थे, उसका हमारा रेंज सेट क्या निकला था, रेंज सेट आया था हमारा 0 और 1। ठीक है, तो 0 और 1 देखिए ये जो सेट है, इस सेट के सारे एलिमेंट्स 2 से छोटे हैं, है ना, तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका एक बाउंडेड सेट हो जाएगा। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता था कि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 1 से छोटे हैं या 1 के बराबर है। देखिए 0 1 से छोटा है और 1 1 के बराबर है, तो ये भी बाउंडेड हो गया। मतलब बाउंडेड के लिए ये चीज़ जो है ना वो कोई मतलब कंपलसरी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर 2 आएगा कि 3 आएगा, इससे जरूरी नहीं है।
आपको बस एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए कि उस नंबर से सारे एलिमेंट्स या तो छोटे हो जाए या तो बराबर हो जाए। तो अगर मैं 2 लूँगा तो सारे एलिमेंट्स छोटे हो जाएंगे, मतलब ये बाउंडेड हो गया। यहाँ से भी बोल सकता हूँ, मान लीजिए किसी ने ले लिया 1, तो सारे एलिमेंट्स 1 से छोटे हैं या फिर 1 के बराबर हैं, तो ये भी आपका बाउंडेड हो गया। तो यहाँ पर जो मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे थे, दोनों ही आपके बाउंडेड सीक्वेंस के एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं सबसे पहला एग्जाम्पल देखूँ, a of n इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो इस सेट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 1 4 9 16 25 इस तरीके से सेट आया था। और ध्यान देंगे तो ये सेट बढ़ रहा है लगातार, तो मैं कोई एक ऐसा नंबर फिक्स नहीं कर सकता कि बाकी सब नंबर उससे छोटे हो जाएं। ठीक है, ध्यान देंगे तो ये एक बढ़ता हुआ सीक्वेंस है। 25 के बाद क्या आएगा मेरा 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद और बढ़ेगा, तो वैल्यू कभी रुकेगा नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सारे नंबर 1000 से छोटे हैं। कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसको यहाँ पर रखूंगा तो वो 1000 से भी ऊपर चले जाए। जैसे अगर यहाँ पर आप 100 रखिए, 100 रखोगे तो आपको 10,000 मिलेगा, तो वो 1000 से भी आगे चले गया। तो ऐसा कि ये जो सीक्वेंस है वो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से छोटा नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अब ऐसा नहीं कि आप बोल देंगे इन्फाइनाइट रख देते हैं, तो इन्फाइनाइट कोई नंबर नहीं होता। यहाँ पर जो k है वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा मुझे कोई रियल नंबर नहीं मिल रहा है कि सीक्वेंस के टर्म उस नंबर से एग्जैक्टली छोटे हो जाएं। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो है वो आपका एक बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। इसे ही बोला जाता है अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस। क्लियर है? तो ये आपके बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस हो गए। एक और चीज़ देखते हैं, जैसे कि अगर आपका इस टाइप का सीक्वेंस है, an इज इक्वल टू 0 when n is even and 1/n and n is odd। सबसे पहले आपका काम यह है कि इस सीक्वेंस को आप लिखिए। अपने पहले वीडियो को रोक कर इस सीक्वेंस को पहले लिख के बताइए कि सीक्वेंस कैसा मिल रहा है। ठीक है, आई होप कि आपने वीडियो को रोक के सीक्वेंस बनाया होगा। तो देखिए इवन नंबर पे क्या आएगा 0, ऑड नंबर पे आएगा 1/n। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 1 रखूँगा तो 1 मेरा एक ऑड नंबर है, तो 1/1 2 मतलब इवन नंबर है। इवन नंबर पे क्या आ रहा है 0। A3 कैसा नंबर है, ऑड है, तो आ गया 1/3। 4 पे आ जाएगा 0, 5 पे 1/5, 6 पे 0, 7 पे 1/7, 8 पे 0। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चल रहा है। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो ये जो मेरा पूरा सेट है, क्या ये सेट, अब मैं इसका रेंज सेट की बात करें तो रेंज सेट आपका क्या मिल रहा है। रेंज सेट की अगर मैं बात करूं, पहले रेंज सेट लिखते हैं। रेंज सेट को ही आपको बताना रहता है कि वो बाउंडेड है ना। हमारा रेंज सेट इस वाले में यही आया था, इसलिए इसको बता दिए थे। तो रेंज सेट आप देखोगे तो क्या आ रहा है, आपका 0 आ रहा है, उसके बाद 1, 1/3, 1/5, 1/7, इस तरीके से आपका सेट। तो ध्यान देंगे कि तो जितने भी टर्म हैं इस सीक्वेंस के, वो आपका देखिए सारे 0 से लेके 1/3, 1/5, 1/7 ये सब 0 की तरफ जा रहे हैं और सबसे बड़ा वैल्यू 1 है। तो जितने भी टर्म है जो रेंज सेट है वो 1 से या तो छोटा है या तो 1 के बराबर है ना। 1 के बराबर हो गया और बाकी सब एलिमेंट्स 1 से छोटे हो गए। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक बाउंडेड, BDD लिखते हैं शॉर्ट में, बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, ये हमारा हो गया एक बाउंडेड सीक्वेंस। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि हमने लिखा था कि सीक्वेंस के सारे टर्म जो हैं, देखिए 2 तरीके से आप बाउंडेड चेक कर सकते हो। या तो रेंज के सारे एलिमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से छोटे हो जाएं, या तो अगर सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस के सारे टर्म किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से छोटे हो जाएं। तो यहाँ पर कोई पॉइंट को लेते हैं ना तो उसका यहाँ पर मॉड लिया जाता है ना, ध्यान रखेंगे मॉड, क्योंकि छोटा का मतलब देखिए बाउंडेडनेस का मतलब यहाँ पर छोटे से नहीं होता। बाउंडेडनेस का मतलब होता है उसके पॉइंट्स को रोकना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे मॉड लेंगे। जैसे कि अगर आपने सीक्वेंस ले लिया an इज इक्वल टू -n, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सीक्वेंस को बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 पे -1, 2 पे -2, 3 पे -3, 4 पे -4, इस तरीके से मेरा सीक्वेंस चल रहा है। तो सीक्वेंस लगातार घट रहे हैं, ध्यान देंगे, -1 -2, मतलब अगर मैं इसको रियल लाइन में प्लॉट करूंगा, ये 0 है, ये मेरा -1 -2
-3 -4, देखिए लगातार वैल्यू छोटा हो रहा है। तो बाउंडेड का मतलब ये होता है कि आपको उसको रोकना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझना है आपको। बाउंडेड का मतलब छोटा होना नहीं होता, और बाउंडेड का मतलब होता है रोकना। तो क्या इस सीक्वेंस को, जैसे सीक्वेंस पीछे तरफ जा रहा है, -4 आएगा, -5, क्या आप उसको इस तरफ से रोक सकते हो? इधर से इसको रोकना पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा। अगर आप पहले डेफिनेशन को समझोगे, अब बोलोगे कि सारे वैल्यू तो 1 से छोटे हैं तो ये बाउंडेड हो गया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो छोटा वाला कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि जो मॉडुलस वैल्यू है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से छोटी होनी चाहिए। अब अगर मैं इन सब पॉइंट्स का मॉड ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 2 3 4। अब बताइए, क्या ये पॉइंट कभी किसी पॉइंट से रुक पाएंगे? क्या कोई यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हो कि सारे एलिमेंट्स यहाँ से छोटे हो जाए? तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, एक अनबाउंडेड सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। क्लियर है? बस आपको ये चीज़ थोड़ा समझना है कि बाउंडेड का मतलब छोटा होना नहीं होता, बाउंडेड का मतलब होता है रोकना। शुरू में मैंने जो एग्जांपल, जो डेफिनेशन बोला था वो सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स के लिए बोला था, इसलिए वहाँ पर मैं बोल दिया था कि छोटा होगा। लेकिन बाउंडेड का मतलब कभी भी छोटा करना या बड़ा करना नहीं होता। बाउंडेड का मतलब होता है रोकना। अगर आप सीक्वेंस के टर्म्स को रियल लाइन पे अगर रोक सकते हो कहीं पर, तब वो क्या कहलाता है, एक बाउंडेड सीक्वेंस। नहीं तो वो हो जाता है आपका अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, ये देखिए टर्म आपके पूरी तरीके से -इन्फिनाइट की तरफ जा रहे हैं, तो ये कभी रुकेंगे नहीं। तो ये क्या हो गया, आपका एक अनबाउंडेड सीक्वेंस। वैसे ही बाकी जो हमारा, अगर इसको हम लोग an = n² ले लेंगे तो ये टर्म सब इधर जाएगा राइट साइड में, रुकेगा नहीं, मतलब वो भी एक अनबाउंडेड सीक्वेंस हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये आपके बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस का डेफिनेशन हो गया। चलिए, यहाँ पर आपके पास कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया गया है। ये आपके सीक्वेंस है, देखिए 1/n, n की चॉइस क्या है आपकी, रियल नंबर है, सॉरी नेचुरल नंबर है। तो अगर आप इसे ओपन करोगे, एक क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। अभी तक आपने an बराबर करके देखा था, वैसे ही लिखा गया है, बस थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर ये आपका स्मॉल इस टाइप से रहता है, सीक्वेंस का ही है। जिस तरीके से ऐसा सीक्वेंस बनाते हैं वैसे ये भी आपका सीक्वेंस का ही नोटेशन है। तो अगर मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर पुट करूँगा तो पहले मेरे पास क्या आएगा, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से सीक्वेंस आएगा। तो ऐसे ही आपको पूरे जितने भी 10 सीक्वेंस दिया गया है उन सबको लिखना है इसी प्रकार से, और बताना है कि कौन सा सीक्वेंस बाउंडेड है और कौन सा सीक्वेंस अनबाउंडेड है। फॉर एग्जांपल, अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो देखिए ये जो सीक्वेंस है फर्स्ट वाला, तो पहला पॉइंट मुझे मिल रहा है 1, दूसरा पॉइंट मिल रहा है 1/2, मतलब यहाँ पर, फिर मिल रहा है 1/3, 1/4, ऐसा करते करते मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, 0 की तरफ जा रहा हूँ। तो मेरा जो सीक्वेंस है वो 0 से लेके 1 तक में रुक गया है ना। बाउंडेड का मतलब क्या होता है, अगर वो रुक जाए दोनों तरफ से, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस मेरा रुक गया, तो ये कैसा सीक्वेंस है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो वैसे ही आपको बाकी सब को इससे सॉल्व करना है और बताना है कि इनमें से कौन से बाउंडेड है और कौन से बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है। क्लियर है? यहाँ -1 की पावर n है, ये -1 की पावर n इंटू n, यहाँ पर -1 की पावर n 1 + 1/n है। इस तरीके से ये -1 की पावर n इंटू 7 है, ये -1/2n + 1 है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं ईमानदारी से आप इन सब को बनाइए और बताइए कि कौन से बाउंडेड है और अनबाउंडेड है। चलिए आगे देखते हैं, मोनोटॉनिक सीक्वेंस। मोनोटॉनिक सीक्वेंस का मतलब ये होता है, मोनोटॉन का मतलब होता है एक दिष्ट, मतलब एक दिशा में। अब मोनोटॉनिक 2 प्रकार के होते हैं, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग। मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग का मतलब हुआ एक दिशा में क्या है, इंक्रीज मतलब बढ़ना, और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग का मतलब हुआ एक दिशा में कम होना। तो अगर किसी सीक्वेंस के टर्म लगातार कम होते जा रहे हैं तब वो क्या कहलाएगा, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग, और अगर सीक्वेंस के टर्म बढ़ते जा रहे हैं मतलब वो कहलाएगा मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग। इसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, an की जो वैल्यू हुआ वो an + 1 से क्या होगी, छोटी होगी या उसके बराबर होगी फॉर ऑल n। वैसे ही डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, an की वैल्यू बड़ी हो जाएगी किससे, an + 1 से फॉर ऑल n। देखिए आने वाला टर्म अगर छोटा होते जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग, और ये इंक्रीजिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर बराबर साइन है, मतलब वो बराबर भी हो सकता है ना। मान लीजिए ये आपका सीक्वेंस है 1 2 2 3 4 7 9 9 11 इस तरीके से। तो देखिए जो भी टर्म है 1 के बाद अगला टर्म बढ़ा है, उसके बाद अगला टर्म उसी के बराबर है ना। तो ये बराबर वाला केस हो गया। उसके बाद फिर और बढ़ा 3, फिर और बढ़ रहा है 4, फिर और बढ़ा 7, फिर 9, फिर 11, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कुछ टर्म आपस में बराबर हैं लेकिन फिर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग।
मान लीजिए बीच में कहीं पर यहाँ पर 6 आ जाए, तो देखिए 4 के बाद 7 है, बढ़ रहा है, 7 के बाद फिर 6 आ गया, 6 आया मतलब सीक्वेंस इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर कोई एक एलिमेंट भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया मतलब वो मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये फिर ये आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है, ओके। वैसे डिक्रीजिंग में आप इस तरीके से ले सकते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू ये सीक्वेंस। देखिए 1 के बाद टर्म छोटा हुआ, उसके बाद और छोटा हुआ, उसके बाद और छोटा, टर्म लगातार छोटे होते जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका 2 और प्रकार के मोनोटोनिक सीक्वेंस होते हैं। थर्ड होता है इसी के जैसा स्ट्रिक्टली, STRI, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक वर्ड और एक्स्ट्रा जुड़ गया है, स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमने इक्वलिटी का साइन लगाया है ना, वो साइन हट जाएगा, मतलब लगातार बढ़ते हुए सीक्वेंस। ये हो जाएगा an इज लेस देन an+1 फॉर ऑल n। मतलब अब अगला टर्म बड़ा ही होना चाहिए, बराबर होगा तो भी काम नहीं चलेगा, आपको हर टर्म को आगे वाला बड़ा लेना पड़ेगा। वैसे ही ये चौथा यहाँ पर होता है आपका स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इसका क्या हो जाएगा? an की वैल्यू बड़ी हो जाएगी an+1 से फॉर ऑल n, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ 1, 2, 3, 4, तो ये मेरा क्या है? आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है। देखिए हर टर्म बड़े होते जा रहे हैं, बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अगर मैं इन दोनों में रिलेशन की बात करूं तो आप मुझे ये बताइए कि जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है क्या वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है? कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी है। लेकिन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो डेफिनेटली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, या तो an छोटा हो जाए an+1 से, या फिर बराबर आ जाए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन तो ऑलरेडी इसके अंदर में है ना, मतलब अगर ये चीज़ हो गया मतलब ये तो हो ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तब वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी हो जाएगा। अगर कोई स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तब वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 4 प्रकार के मोनोटोन सीक्वेंस है। अब आपका काम ये है कि इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया था 10 ठो, उसमें आपको बाउंडेड सीक्वेंस बताना है, साथ ही साथ आपको इन चारों चीज़ों को भी बताना है कि कौन सा सीक्वेंस आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, उसी क्वेश्चन को आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, इन सब के ऊपर में बात करेंगे। थैंक यू।